वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये जो पेपर है आपका आज का, ये सीजी टेट 2019 सेकेंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट का है ना, आपका मिडिल का पेपर है ये। तो इसके प्रश्न भी अच्छे खासे होने वाले हैं। आइए विस्तार पूर्वक एक एक करके सब पे हम चर्चा करते हैं। और हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है, ब्रैकेट में है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दल शिक्षण मतलब होता है क्या है, टीम टीचिंग, एक टीम में किसी चीज को पढ़ाना। यह किसके विकास करने के लिए सामर्थ्य है? प्रतिस्पर्धा की भावना? जी नहीं। सहयोग? एक हद तक बोल सकते हैं। एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे को सप्लीमेंट करने की जो आदत है, ये बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर लग रहा है। और जो चौथा पॉइंट है आपका, डी ऑप्शन है, वो है एक दूसरे की शिक्षण कमियों को चिन्हांकित करना। हम कमी की तो बात ही नहीं करेंगे। पहला कट गया, दूसरा कट गया, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो था वो सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी कक्षा कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि, विद्यार्थी मतलब बच्चे क्लास के अंदर अच्छे से अंतःक्रिया करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, यदि सभी भौतिक सुविधाएं हों, फिजिकल फैसिलिटीज सारी हों, कड़ा अनुशासन हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कड़ा अनुशासन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। प्रजातांत्रिक, यस, प्रजातांत्रिक वातावरण हो, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर हो। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर क्या है आपका? पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव से पॉजिटिव आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हम सवाल ही नहीं कर सकते हैं। अगला है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मान लीजिए हम किसी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, उसको जारी रखे हुए हैं, और नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मोटिवेशन। क्या कहेंगे हम उसको? मोटिवेशन कहेंगे, आदत कहेंगे, या परिपक्वता कहेंगे दोस्तों? तो उसको हम क्या कह सकते हैं? आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्लियर हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, आंतरिक कक्षा कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है? रुचि, अभिप्रेरणा, मानसिक थकान, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही बात है, सभी हो जाएगी इसके सारे ऑप्शन। जैसे अगर बच्चों में रुचि नहीं है तो भी वो कक्षा को प्रभावित करेंगे, अगर बच्चों में मोटिवेशन नहीं है तो भी वो कक्षा को प्रभावित करेंगे, अगर बच्चे थके हुए हैं तो भी वो प्रभावित करेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? चौथा का ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में व्यक्त किया जा सकता है? बाल्यावस्था मतलब छोटा बच्चा है, 12 साल की उम्र तक का है, उसमें सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति को हम कैसे स्वरूप दिया जा सकता है? नाटकीय खेल द्वारा? जी हाँ। रचनात्मक खेल द्वारा? सही बात है। हास्य भाव द्वारा? मतलब सभी इसके पॉइंट्स क्या हैं? सही हैं। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे बुद्धि का सिद्धांत आ गया ना। बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व, ये आपको ध्यान रखना है, ये अर्जित किया जा सकता है। इस प्रश्न का जन्मजात नहीं होता है यह सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से नहीं पाया जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन है आपका, इनमें से कोई नहीं, ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन भी काट सकते हैं, जन्मजात नहीं हो सकता है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों जितने भी सभी व्यक्ति होते हैं उन सब की बुद्धि लब्धि एक समान नहीं हो सकती है। किसी की बुद्धि लब्धि अच्छी होगी, कोई बच्चा मंद होगा, कोई क्षीण होगा, कोई मंद से ऊपर होगा, कोई श्रेष्ठ होगा, कोई अति श्रेष्ठ होगा, है ना। तो एस तत्व को क्या कर सकते हैं? अर्जित किया जा सकता है, कैन बी एक्वायर्ड। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, बच्चों में पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? दृष्टि दोष, निर्धनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम? जी हाँ, सभी सही हैं दोस्तों। निर्धनता भी होता है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी होता है, दृष्टि दोष है, ये सभी के सभी क्या हैं? बच्चों में पिछड़ेपन का कारण। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यहाँ किस नियम का प्रयोग हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। थार्नडाइक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम दिया दोस्तों। ठीक है, थार्नडाइक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रभाव का नियम दिया, अभ्यास का नियम दिया और तत्परता का नियम दिया। इसमें समानता का कोई नियम ही नहीं आता है। ठीक है,
तो ऑप्शन डी तो वैसे भी कट गया। अब बोलता है एक शिक्षक जो है पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न कर दे रहे हैं। बच्चे एकदम तत्पर हो जा रहे हैं कि अब मेरे को, ऐसा नहीं होता है कि क्लास में हम एक बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक माहौल बना दे, बच्चे आंसर दे रहे हैं फटाफट, तो बच्चे उत्सुक हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, ठीक है, एकदम रेडी हो जाते हैं कि अब मेरे को उत्तर देना है, हाँ तुम बता दो तुम बता दो, तो बच्चे तत्पर रहते हैं इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8वें का, तत्परता का नियम। ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र पूर्णता, चित्र पूर्णता की बात कर रहा है। परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के डैश को जानने के लिए उपयोगी है। तो चित्र पूर्णता जो है दोस्तों बालक की बुद्धि को जानने के लिए क्या है, उपयोगी होता है। क्लियर हो गया, बच्चों की बुद्धि को जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चित्र पूर्णता या कोह ब्लॉक डिजाइन के परीक्षण का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, सृजनात्मकता। और कोई बच्चा अगर रचनात्मक है तो वह आविष्कारक होगा। ठीक है, सृजनात्मक है तो उसके असाधारण विचार उत्पन्न होंगे। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण। दूसरा है स्वभाव एवं चरित्र। तीसरा है बाह्य लक्षण एवं स्वभाव। चौथा है वंशक्रम एवं पर्यावरण। तो प्रकृति और पोषण हमेशा वंशक्रम एवं वातावरण को इंडिकेट करते हैं। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों सामान्यीकरण। क्लियर हुआ। ए आपका जनरलाइजेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, सामान्यीकरण। स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना, जबकि आपके पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को समाहित करना आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन कहलाता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार बहुत सारी परीक्षा में ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछता है, रिपीट करता है, क्वेश्चन भी चेंज नहीं करता है। एक बच्चा सा को वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको पठन विकार है। इसके पहले के प्रीवियस वीडियो में मैंने इस प्रश्न को पूरा क्लियर किया हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिसलेक्सिया। ठीक है दोस्तों, डिसलेक्सिया में क्या होता है, उसको ये जम्बल्ड वर्ड तो कुछ होते ही नहीं है, डिसलेक्सेमिया भी नहीं होगा। डिसमॉर्फिया जो होता है दोस्तों ये भ्रम, इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। बच्चे को डिसमॉर्फिया में बच्चे को भ्रम हो जाता है कि वो तुलना करता है दो बच्चों के बीच में अपने आप को, कि मेरा अंग छोटा है उनसे, मेरे कोई शरीर का किसी अंग में कोई कमी है, या मैं उनसे बेहतर नहीं हूं। इस प्रकार का जो भ्रम होता है बच्चों में पैदा हो जाता है वो डिसमॉर्फिया कहलाता है। और यदि बच्चे को पठन विकार है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो डिसलेक्सिया। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है, तब आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित ना हो जाए, ठीक है, या उग्र होकर उससे कहेंगे कि जैसा समझ में आता है वैसा कर। ऐसा कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हम क्यों कहेंगे कि भाई आपको जैसा होता है वैसे समझ में नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे नहीं, आप संबंधित विषय शिक्षक सूचित करेंगे, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे। हाँ, हम सलाह दे सकते हैं दोस्तों, हम उसे सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आयोग ने भी आपके इसी उत्तर को फाइनल किया है। प्रश्न क्रमांक 15 है दोस्तों, किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है। विद्यार्थी को दंडित करना नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता है। उसके पालकों को सूचित करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना, ध्यान न देना या उपेक्षा करना, यह भी गलत है। उसके पालकों को नहीं, हम उसके अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया। तो विद्यार्थी को सुधारने के लिए उसके जो प्रॉब्लम हो रही है हम उसको डायग्नाइज करेंगे, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16 बोलता है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है। प्रोजेक्ट विधि में क्या क्या है, अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षक की एक सुविधादाता के रूप में, समस्या समाधान। देखिए प्रोजेक्ट विधि में समस्या समाधान भी होता है, अनुभव भी होता है, और जब किसी भी प्रश्न में अगर दो ऑप्शन सही है तो उसका तीसरा ऑप्शन भी सही होगा, मतलब उपरोक्त सभी। शिक्षक एक सुविधादाता या शिक्षक क्या होता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में
काम करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खुली पुस्तक प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? सर खुली पुस्तक प्रणाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है? जी नहीं। यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है? यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है? बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। बाकी इसके सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। अगला है 18 नंबर प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है? उत्तम पालक बालक संबंध, उच्च बुद्धिमत्ता, उत्तम विद्यालय वातावरण या सीखने की इच्छा। देखिए, आप बालक पालक संबंध से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उच्च बुद्धिमत्ता भी से हमने, उत्तम विद्यालय वातावरण, किसी विद्यालय का वातावरण बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर बच्चे का मन ही नहीं है, उसकी रुचि ही नहीं है, उसकी सीखने की इच्छा ही नहीं है, तो कहाँ से अधिगम अच्छा होगा? सबसे पहले तो बच्चे की इच्छा होनी चाहिए, बच्चे की रुचि होनी चाहिए कि उसको सीखना है या नहीं सीखना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? सीखने की इच्छा। 19वां प्रश्न है, यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह कौन सा अभिप्रेरण है? बाह्य अभिप्रेरण है, आंतरिक अभिप्रेरण है, प्रशंसा प्राप्ति के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, बच्चा किताब पढ़ रहा है, उसको अंदर से क्या हो रही है? खुशी हो रही है, अंदर से वह मोटिवेट हो रहा है, मतलब आंतरिक अभिप्रेरण है। अंदर से बच्चा खुश हो रहा है कि मैं पढ़ ले रहा हूं, मेरी जो पढ़ने की कैपेसिटी है वो काफी अच्छी बढ़ गई है, बच्चा खुश हो रहा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। यह क्या कहलाएगा? यह क्या कहलाएगा उनका? अधिगम अधिगम का आकलन, या अधिगम के जैसा आकलन, अधिगम के लिए आकलन, या अधिगम पर आकलन। तो इस प्रकार के प्रश्न में दोस्तों आपको क्या देखना है? के लिए वाले टर्म को आप खोजिएगा। इन चारों में जहां भी के लिए, जब सेम समय ऐसा मिले ना, कभी भी अगर सीडीपी में, चाहे वो सीजी टेट है, सी टेट है, शिक्षक भर्ती है, कहीं भी कोई ऐसा प्रश्न जिसमें मिले आपको, मान लीजिए समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, के लिए, अब देखिए का के, ये रहा आपका के लिए, ठीक है, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए आकलन। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह डैश का उदाहरण है? अनौपचारिक निरीक्षण, असहभागी निरीक्षण, औपचारिक निरीक्षण या सहभागी निरीक्षण। यह किस प्रकार का हो जाएगा दोस्तों? सहभागी निरीक्षण। क्लियर हो गया? यह किस प्रकार का निरीक्षण होगा? सहभागी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। वह उनके साथ जाकर के पार्टिसिपेट करता है और उनकी जानकारी लेता है, मतलब सहभागी निरीक्षण कर रहा है। अगला है, जब कोई बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे सामाजिक विरोधी कहा जा सके, क्या है? मंदबुद्धि बालक है, बाल अपराधी है, पिछड़ा बालक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो वो क्या है कि मान लीजिए जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहना पड़ रहा है, और समाज विरोधी हम तभी कहेंगे जब वह अपराधी होगा, ठीक है, जब वह अपराधी होगा। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 22 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, बाल अपराधी। प्रश्न क्रमांक 23 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 23, इनमें से कौन सा प्रमस्तकीय पक्षाघात का प्रकार नहीं है? प्रमस्तकीय, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेरिब्रल पैल्सी, ठीक है, तो क्या है? मस्तिष्क संस्तंभ, मांसपेशीय डायस्ट्रोफी, एथिटोसिस या एटॉक्सिया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मांसपेशीय डायस्ट्रोफी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी। क्लियर है? इस प्रश्न का आपको उत्तर ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का प्रकार नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मांसपेशीय डायस्ट्रोफी। जबकि मस्तिष्क संस्तंभ, एथिटोसिस और एटॉक्सिया क्या है? तीनों के तीनों प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24, कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ठीक है, उसके बाद अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, ये जो है दोस्तों ये नहीं है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। नहीं है पूछा है ना, यहाँ प्रश्न में तो नहीं है पूछा है, तो विषय वस्तु की प्रकृति जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक
अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयास एवं त्रुटि नहीं, परंपरागत अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत। जी हाँ, यही इसका सही आंसर है, परंपरागत अनुबद्ध एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। ये आपका गलत हो जाएगा, सी भी और डी भी, अधिगम का सिद्धांत भी नहीं है। अगला, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। छोटा बच्चा है तो समस्या समाधान कहाँ से कर लेगा, प्रयोग कहाँ से कर लेगा, व्यवहार कहाँ से करेगा? और वस्तु स्थायित्व इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आइए 27वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। अब ये परिभाषा बोला है, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। अब पूछा है कि ये किसने कहा है? स्किनर, मॉर्स एवं बिंगो, क्रो एंड क्रो। स्किनर साहब ने कहा था ये बात, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्किनर। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने का अर्थ क्या है? सीखने का अर्थ क्या है दोस्तों? आदतों का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, अभिवृत्तियों का अर्जन या उपरोक्त सभी। मोस्टली इस प्रकार के आंसर में आपको उपरोक्त सभी देखने को मिलेगा। ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही और डी भी सही। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 29 बोलता है, धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि किसके घटक हैं? प्रतिभा, प्रतिभा गुण, अपसारी चिंतन। तो ये सारे के सारे आपके अपसारी चिंतन के घटक हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 29 का सही उत्तर क्या हो गया? अपसारी चिंतन। और प्रश्न क्रमांक लास्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। ये सब उसके मूल्यांकन को बता रहे हैं, इसलिए सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इस प्रकार हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर से बोलूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।